Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to explain Ode to Nightingale stanza number 4, and in the third stanza poet has a desire for drinking wine, and in the fourth stanza he discarded the idea of drinking wine, and he by using his poetic imagination on viewless wings, he wanted to go in the world of Nightingale, जो कि बहुत ही डार्क फॉरेस्ट में गाना गा रही है. Away, away, for I will fly to thee, not sheltered by Bacchus and his parts. मतलब वो जो है वो जगह पर जाएगा जहाँ पर नाइटिंगेल अपना सॉन्ग गा रही है. गॉड ऑफ वाइन जो है उसकी बग्गी पर नहीं, जो कि पार्ट्स होते हैं लिपर्ड या लायन, जिससे वो ड्रॉन करते हैं ये बग्गी. तो वो जो है गॉड ऑफ वाइन की बग्गी पर नहीं जाएगा, बल्कि वो बट ऑन दी व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइसी, यानी कि वो जो पोइट्री के जो हैं ऐसे जो विंग्स जो हैं जो कि नज़र नहीं आते, इनविजिबल टू एवरीबॉडी, जो कि पोइट खुद ही इमेजिन करता है, उनके थ्रू जो है वो उस वर्ल्ड में जाएगा जहाँ पे नाइटिंगेल जो है वो अपना सॉन्ग गा रहा है. दाओ द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार, मतलब उसका जो माइंड है वो कन्फ्यूज्ड है. एंड John Keats की capability to escape, he just wanted to go in the world of imagination, fancy, rather than the world of reality. He always preferred to go in the world of imagination. For him, the life of reality is bitter, hard, and troublesome. So उसका माइंड जो है कंफ्यूज है. He is somehow worried about the life of reality, so he wanted to escape from this world, and he wanted to go the world of Nightingale, where imagination is strong. Already with thee I tended is the night. अब वो ऑलरेडी जो है नाइटिंगेल के पास है, और नाइट जो है इज़ नॉट फॉर एडवांस्ड, एंड हैप्पीली क्वीन मून इज़ ऑन हर थ्रोन. और जो मून जो है he is shining on the sky. The moon is shining on the sky as a queen, and clustered round by all her starry face. और उसके इर्द गिर्द जो है एक बहुत बड़ा जो इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर जो है बहुत सारे स्टार्स हैं जो उसके ऊपर दे आर एक्चुअली टेंडिंग the moon, or they are tending on the moon. The stars here are compared to the fairies, but here there is no light. यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, darkness visible है, but poet create by his strong imagination some sort of a light, save what from heaven is with the breeze blown through virtuous gloom and binding mossy ways. अब डार्कनेस जो है वहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे ग्रो किए हुए हैं, जिनके लीव्स की वजह से वहाँ पे डार्कनेस विजिबल है. तो जो मून की जो लाइट है वो तभी विजिबल होती है अर्थ पर जब वो कूल ब्रीज जो है वो मूव करती है हेयर एंड देयर. तो उसके बाद वो लीव्स के थ्रू जो है वो मूव करके लाइट थोड़ी सी नीचे आती है, और सारा पाथ जो है वो ओवरग्रोन है विद मोस, और थोड़ी थोड़ी लाइट रेज जो है वो अर्थ पर पहुंच रही है. In the next stanza, the poet has used the sense of sight, and sense of smell is also we can here see. So let's start the fifth stanza. I cannot see what flowers are at my feet. पोइट को पता नहीं है कि उसके पाँव के नीचे कौन कौन से फ्लावर्स हैं, बट ही कैन फील दैम. नोर व्हाट सॉफ्ट इंसेंस हैंग अपॉन दी बो, और ना ही उसको ये आइडिया है कौन सी खुशबुएँ जो हैं वो उन शाखों पर जो हैं
उनकी स्मेल आ रही है, उनकी फ्रेगरेंस जो है। बट इन इम्बाम डार्कनेस गेस ईच स्वीट, लेकिन ही इज़ फीलिंग बामी, एंड इन दैट डार्कनेस वो हर उस स्वीटनेस को गैस कर सकता है। वेयर विद द सीजनेबल मंथ इन डोज, उसको पता है कहाँ पर वो सीजनेबल, जो भी सीज़न में जो फ्लावर्स जो हैं ग्रो करते हैं वो कहाँ कहाँ हैं। द ग्रास, द थिकट एंड द फ्रूट ट्री, वाइट हाथहॉर्न एंड द पेस्टोरल एग्लेंटाइन, तमाम फ्लावर्स के नाम बता रहा है जो वहाँ पर ग्रो किए हुए हैं। फास्ट फेडिंग वायलेट कवर्ड अप इन द लीव्स, जो कि एक वायलेट जो है प्लांट है वो लीव्स में कवर्ड अप है। एंड मिड मेज एल्डस्ट चाइल्ड, वो भी यहाँ पे ग्रो किया हुआ है। द कमिंग मस्क रोज फुल ऑफ ड्यूई वाइन रोज, जो मस्क रोज है फुल ऑफ स्वीट जूस है। एंड ही नोज द प्लेस वेयर मस्क रोज grows. The murmurous haunt of flies on summer ever, इन समर में ये मोस्ट विजिटेड प्लेस है बाय bees. And he knows the muskrose place, and would be humming with the sound of buzzing bees during summer evening. In the next stanza, the poet having a great desire for death, and it is not happening for the first time. He always having desire for death. Darkling, I listened, and for many a time I have been half in love with his full death, called him soft names in many a mused rhyme, to take into the air my quiet breath, no more than ever seems it rich to be died, to seize upon the midnight with no pain, while thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy, still wouldst thou sing, and I have ears in vain, to hide thy requiem become a sword. So, surrounded by the darkness of the forest, poet is demanding here for death, and he is always in love with death. और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, he has a strong love for death, and death signifies ease and peace for heart. He is so tired. Um, so tired does he feel of his life. So death is not a terror but a release. So death is a release from the burden of life, and he has called him soft names. उसने death को बहुत soft name से his muse rhyme में utter किया है. To take into the air my quiet breath, यानी कि जो डेथ जो है वो उसके क्वाइटली जो है उसकी जो सांसें जो हैं वो ले जाए. एंड नो मोर देन एवर सेम इट इज टू डाई, मतलब ये इसके लिए ये हैप्पीस्ट मोमेंट होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट वाला मोमेंट होगा अगर डेथ जो है उसको इस तरह आ जाती है. टू सीज अपॉन द मिड नाइट विद नो पेन, यानी कि टू डाई इन द मिडल ऑफ द नाइट विद नो पेन, इट्स अ बेस्ट चॉइस. एंड while thou art pouring forth thy soul abroad, और जो नाइटिंगेल जो है वो स्पॉन्टेनियसली अपने जो थॉट्स है, जो अपने एक्सप्रेशन जो हैं उनको एक्सप्रेस करता रहे इन सच एन एक्टेसी, यानी कि इतनी हैप्पीनेस वाली कंडीशन में. स्टिल वुड्स thou sing, you must go on singing, and you would go on singing, and I have ears in vain, और मैं यानी कि उसके गाने नहीं सुन सकता, because he is died at that time. To thy high requiem become a sword, यानी कि the bird song will continue even after his death. And if these are the songs of mourning at his death, poet would be then have to reduce ashes in his graves, but the nightingale songs will be immortal. वो हमेशा ही रहेंगे. Oh, in the next stanza, uh, he is again explaining
The bird's immortal quality. Uh-huh. Thou wast not born for death, immortal bird. No hungry generation tread thee down. The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown. अब यहाँ पे पोइट जो है वो बर्ड की इमोर्टल क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि हम तो ह्यूमन बीइंग या हर तरह की चीज़ें जो है इमोर्टल हैं, लेकिन जो बर्ड के सॉन्ग है इमोर्टल हैं। और ये पहली दफ़ा सिर्फ पोइट ही नहीं सुन रहा, बल्कि ये थाउजेंड ऑफ ईयर्स बैक इन एंशियंट डेज द सॉन्ग्स ऑफ नाइटिंगेल्स वर enjoyed by every kind, every class of people. They were heard the songs were heard by different kind of men, women, emperors, clowns, and everyone has enjoyed the song of Nightingale, even in ancient days. His songs are immortal, and perhaps the self-same song that found a path through the sad heart of Ruth when sick for home. अब here is a reference from the Bible. The Ruth जो है जिसकी husband की death के बाद she has to left her native land, and she was bound to live with her mother-in-law, where she was gloomy and lonely and depressed. तो वो जो है उसके लिए जो नाइटिंगेल के सॉन्ग्स थे एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस थे, एक सोर्स ऑफ कंफर्ट थे। फॉर अ शॉर्ट टाइम शी स्टूड इन टीयर्स एमिड द एलियन कॉर्न। वो जब भी उसके लिए वो वहाँ पे जब रोती थी तो वो शी वॉज वर्किंग एज अ क्लीनर इन द कॉर्न फील्ड। तो जब उसको नाइटिंगेल के सॉन्ग सुनने को मिलते थे शी feel happiness at that time. And he again used another point to make this more beautiful. The same that of time hath charm, magic, sazement, opening on the foam of perilous seas in fairyland forlorn. And the poet here imagining the fairyland where uh, beautiful maidens are captured by wizard, and these maidens are helpless, and there is no escape from that जो भी उनको कैद किया है विज़र्ड ने। तो वो उनमें से जो एक ब्यूटीफुल मेडन जो है शी सिट्स इन फ्रंट ऑफ अ ओपन विंडो। वहाँ पे वो नाइटिंगेल के सॉन्ग्स को जब सुनती थी तो उससे उसकी जो है थोड़ी सी देर के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रबल्स थी, या जो डिप्रेस्ड और डिस्ट्रेस लाइफ थी वहाँ पर, उससे थोड़ी देर के लिए वो सुकून फील करती थी। तो वो वहाँ पे बैठ के शी enjoyed. The poet imagines that perhaps it was heard by many captive maidens as they sat in the windows of enchanted castles, and the nightingale song is immortal and has been heard throughout the ages. तो वो जो है मेडन्स जो हैं वो उस कैसल की विंडो में से स्टॉर्मी वेव्स जो है ओशन की एट द ब्रिंक ऑफ विच द कैसल इज सिचुएटेड, और वहाँ पर वो नाइटिंगेल के सॉन्ग्स में खो जाती थी। इस तरीके से वो अपनी आप को स्केप कर लेती थी। Last stanza is all about coming into the life of reality, and यहाँ पे जो है forlorn is the word जो कि alarming sound है, just to come back into the life of reality and living the life of imagination or fancy. And here the poet called the fancy as a deceiving elf. Forlorn, the very word is like a bell to toll me back from thee to my sole self. Adieu, the fancy cannot cheat so well as she is found to do, deceiving elf. Adieu, adieu, the plaintive anthem fades past the near meadows, over the still streams, up the hillside, and now it's buried deep in the next valley glades. Was it a vision or a waking dream? Flattened as dead music, do I wake or sleep?
the last stanza is all about the poet had for a while has forgotten the real world, which is full of stanza is just all about to come back to the real life, which is full of weariness, fever, and the fret. Uh, the Nightingale song has inspired him and aroused his imagination. With the help, he has transported himself in the dark forest where the nightingale sings. But the word forlorn is used in the last line, serve as a sad reminder to him that he has to come back to the life of reality. He has to wake up from his beautiful daydream and become aware of his worries and difficulties. So, this word is just like a loud sound of a bell which wakes us from our sleep. सो एचियो मतलब उसको खुदा हाफिज़ कहना है. तो फैंसी जो है इस दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ आर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड वरीज. वी हैव टू फेस इट एंड beauty or fancy or every kind of imagination is short lived. हम इसको ज़्यादा देर तक अपने साथ नहीं रह सकते. We have to come back to the life of reality. We have to face the reality and happiness, enjoyment just for a short period of time. So poet therefore bids farewell to his dream and to Nightingale and its songs. So gone is the world of sweet and fancies into the poet escape from the real world. His romantic fancy he had for a short time and everything which is beautiful is short lived. So fancy is also short lived. The poet here describes the gradual fading away of the sound of the nightingale, जो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भी गायब होती जा रही है. The nightingale flies further and further away and it is heard over the fields nearby. So then it flies away still further over the quiet stream and its sound grows dimmer. So the vision that the poet has been saying is no longer before him, and he realizes that he has traveled back from the region of poetic fantasy into the world of common reality. So this is the end of Nightingale. Hope you would like it. Allah Hafiz.